So let's start with definition of ellipse. सारे कोनिक सेक्शंस के लिए हमने जिस तरीके से डेफिनेशन देखा था उसी तरीके से देखेंगे. हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है और एक हमारा फिक्स लाइन रहता है, राइट. पैराबोला के लिए फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस था और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस था उनका रेशो क्या था? 1 था. हम उसी रेशो को लेकर चलेंगे. ellipse is a locus of moving point P such that ratio of its distance from a fixed point with its distance from a fixed line is always constant. अगर आपने रिवाइज किया रहेगा यू विल फाइंड आउट ये इलिप्स वर्ड के अलावा बाकी सारी चीजें हमें पता है. लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड विथ रेशियो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन. ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है. इस रेशियो को हम क्या बुलाता है जी? इसेंट्रिसिटी बुलाता है. ये कोई भी कोनिक सेक्शन हो सकता है, बट ये इलिप्स कब होगा? एंड इट्स ऑलवेज लेस देन यूनिटी. यूनिटी बोले तो 1. ये जो रेशो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. एंड ये जो रेशो रहेगा इट इज ऑलवेज लेस देन 1. ये जो आखिरी का स्टेटमेंट है उसका मतलब यही है कि भाई जो भी हमारा ई है इट इज ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा. जब e इज इक्वल टू 1 था तो हम आराम से बना सकते थे पैराबोला का इक्वेशन, बट अब e लेस देन 1 है. लेस देन 1 बोला है तो एग्जैक्ट वैल्यू पता रहेगा क्या? 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/√2 भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है, जो कुछ भी रहेगा, बट दैट इसेंट्रिसिटी विल ऑलवेज बिटवीन 0 से लेकर 1 तक रहेगा. पैराबोला का इक्वेशन बनाने के लिए हमें वो फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए था, वो एक फिक्स लाइन पता होना चाहिए था, बट साथ में हमें इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला पता था. इट वाज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, बट इलिप्स के लिए लेस देन 1 है. अब हमें इलिप्स का इक्वेशन बनाने के लिए और क्या पता होना चाहिए? इसेंट्रिसिटी भी पता होना चाहिए. डेफिनेशन समझ में आ गया? एक बार इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करके देखेंगे हम इलिप्स बना सकते हैं कि नहीं. जैसे हमें फोकस दिया हुआ है, फोकस इज 1,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y plus 1 is equal to 0. And eccentricity is 1/√2. देखो पैराबोला से अलग है. पैराबोला में हमें सिर्फ ये दो चीजें पता रहेगी, हम आराम से बना सकते हैं. इलिप्स का अगर बनाना रहेगा तो हमें और क्या पता होना चाहिए? इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए. इसेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगा विथ सेम फोकस सेम डायरेक्ट्रिक्स वी विल हैव अनदर इलिप्स. अगर इसेंट्रिसिटी अगर चेंज कर दिया विथ सेम फोकस सेम डायरेक्ट्रिक्स वी विल हैव अनदर इलिप्स. हम वो भी ट्राई करके देखेंगे, बट पहले एक बार डेफिनेशन अप्लाई करके देखें एवरीवन. ओके, हमने मूविंग पॉइंट को क्या बोला है? P बोला है. वो जो फिक्स पॉइंट रहेगा हम उसको क्या दिखाएंगे जी? F दिखाएंगे. एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, वो डिस्टेंस को हम कैसे शो करेंगे? PM, जैसे पैराबोला के लिए करते थे.
पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, पी एफ अगर मेरा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस रहेगा एंड पीएम अगर मेरा डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन रहेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दोनों का जो रेशो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विच इज ई। ये हमेशा ऐसा रहेगा। ओके अब ये जब e इज इक्वल टू 1 था पैराबोला के लिए, तो हम सीधा बोलते थे पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अब यहां पर वैसा जा सकता है क्या, नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। ये पैराबोला के लिए भी ऐसे ही जाता था, बट वहां पर E1 था इसलिए फर्क नहीं पड़ता था। अब हम आगे जाके क्या लिखते थे जी, पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। हमें बस इस इक्वेशन को यूज करना है, ये वाले स्टेटमेंट को यूज करना है। समझ में आ रहा है, ये और ये पार्ट सेम था पैराबोला के लिए। एलिप्स के लिए अब कौन आ रहा है नया वाला पार्ट, ई स्क्वायर आ रहा है बस। इसीलिए हमें क्या गिवन होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी गिवन होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब वापस से इसके ऊपर अगर गौर करोगे, अगर ई चेंज हो जाएगा तो इलिप्स भी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहला लेट पी एक्स कॉमा वाई इज मूविंग पॉइंट ऑन इलिप्स, ऐसा पकड़ के ही चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या रहेगा जी, f इज 1,0 एंड हमारा डायरेक्ट्रिक्स को हमने लिखा है जी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो मूविंग पॉइंट है, हमारा फोकस से भी डिस्टेंस निकालना है और ये स्ट्रेट लाइन से भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई रहता है। हम इस पार्ट को सारे कोनिक सेक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैराबोला के लिए ये ई 1 रहेगा, एलिप्स के लिए ये ई लेस देन 1 रहेगा, हाइपरबोला के लिए यही ई ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। इसको हमने लिखा जी फिर पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। पैराबोला में हमें पी एफ स्क्वायर और पी एम स्क्वायर निकालना आता था, राइट। यहां पर बस अब नया वाला पार्ट क्या है जी, ई स्क्वायर आया हुआ है। LHS पी एफ स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स कॉमा वाई एंड 1,0 के बीच का डिस्टेंस। तो देखो पी एफ स्क्वायर क्या आएगा हमारा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा पी एफ स्क्वायर। ई स्क्वायर मतलब मेरा रहेगा जी 1/√2 का होल स्क्वायर रहेगा। एंड नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालना है ये पॉइंट का। अब इसको शॉर्टकट में कैसे अप्लाई करना है बताता हूँ। आप सीधा इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को वैसा का वैसे लिख दो, राइट हैंड साइड पे 0 रहना चाहिए। ये इक्वेशन को ऐसा का ऐसे लिख दो एंड साथ में क्या करना है जी, इसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या है ये 1 स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा 1 स्क्वायर, तो नीचे आएगा जी आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हमें बस इसको ही सॉल्व करना है। देखो पूरे इक्वेशन में आपको सिर्फ x और y ही मिलेगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये बन जाता है जी वाई स्क्वायर। ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, ये भी सामने ले लिया। और यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या रहता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
इधर जो डिवीजन में 4 आता है सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो आपको क्या मिलता है, 4x² माइनस 8x प्लस 4 प्लस 4y²। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे जी, x² प्लस y²। अब देखो एक्स वाई वाला टर्म 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ y, और 1 वैसा का वैसा। अब हमें RHS में 0 लेकर आना है, सारी चीजें हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दी है। 4x², इधर का x² इधर आएगा तो माइनस, आपका बचेगा जी 3x²। 4y² y² इधर आएगा तो क्या बचेगा, 3y²। नेक्स्ट हमें xy वाला टर्म चाहिए, xy वाला टर्म एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy। अब हमें सिर्फ x वाले टर्म चाहिए, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस 8x माइनस 2x माइनस 10x। अब y वाले टर्म चाहिए, इधर y वाला टर्म है नहीं, सिर्फ इधर वाला है, इधर आएगा तो ये माइनस 2y। अब रही कांस्टेंट की बात, ये +1 इधर आएगा -1, +4 -1 +3 इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गया जी, जनरल इक्वेशन ऑफ, ये हमारा बन गया जी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब पूरे प्रोसेस में अगर आप देखोगे, ये e² वाला टर्म है, e अगर चेंज हो गया तो हमारा ये वाला टर्म टोटली चेंज हो जाता है, हमारे x² y² के कोएफिशिएंट भी चेंज हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है। एक बार इसको अगर कार्टेशियन प्लेन पे अगर ऑब्जर्व करना चाहते हो, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू जब 0 रहेगा तो y इज इक्वल टू -1 रहेगा, y इज इक्वल टू 0 रहेगा तो x इज इक्वल टू -1 रहेगा। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाला है। हमें फोकस क्या दिया है जी, 1,0, 1,0 मतलब इधर किधर तो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एलिप्स कुछ इस तरीके से जाने वाला रहेगा। ठीक है, अगेन ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, एग्जैक्टली वर्टिकल भी नहीं है, टिल्टेड शेप है। पैराबोला में हमने देखा था, जब टिल्टेड शेप आता है पैराबोला में तब भी हमें क्या मिलता है, एक्स वाई वाला टर्म मिलता है, अदरवाइज हमें नहीं मिलता था जब स्टैंडर्ड बनता था। ये क्लियर है। सर्कल भाई कैसे भी रखो वो तो स्टैंडर्ड ही है। पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो रहते हैं वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहते हैं या फिर एग्जैक्टली वर्टिकल रहेंगे। बट अगर आपको कभी अगर इस टाइप का पैराबोला या फिर इस टाइप का इलिप्स टिल्टेड अगर आया भी तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है भाई, उनका इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो गिवन रहते हैं या फिर कुछ मिसिंग रहेगा। ये क्लियर है। इलिप्स समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये बनाया। ठीक है, इसका अब दूसरा वाला डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, वो हम बाद में देखने वाला है, बट अंडरस्टैंड कर लो। डायग्राम बाद में बनाना, पहले ध्यान दो, टाइम दूंगा इसके लिए, अभी बस अंडरस्टैंड करो। ऐसा कुछ रहता है जी हमारा इलिप्स। यू विल फाइंड आउट ये सर्कल का कजन है। मैंने इस सर्कल को अगर थोड़ा सा दोनों साइड से सेम फोर्स लगा के अगर पिचका दिया तो ये सिर्फ अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन अगर मैंने प्रेस कर दिया तो मुझे कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ले, जैसे मैंने इसको ए पकड़ा और इसको ए डैश पकड़ा, ये लार्जेस्ट डायमीटर रहेगा।
सर्कल के लिए सारे डायमीटर सेम रहते हैं, बराबर है। इलिप्स के लिए क्या हो रहा है देखो, एक हमें लार्जेस्ट डायमीटर मिलेगा और एक हमें शॉर्टेस्ट डायमीटर मिलेगा। लेट से मैंने इसको ओ पकड़ लिया, ये ओ मतलब देखो इधर जो ओ था सर्कल के लिए क्या था, सेंटर था, इधर भी हम इसको क्या बोल के चलेंगे जी, सेंटर ही रहेगा। सर्कल के अंदर कहीं पर आपको फोकस दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है जी, आपका जो फोकस है ना वो सेंटर के ऊपर ओवरलैप है, ऐसा पकड़ के चलो। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये प्रेस किया ना उसकी वजह से दो पॉइंट्स निकलेंगे बाहर, यहां से फोकस 1 फोकस 2। पहले जब सर्कल था तो ये F1 O एंड F2 किधर थे, एक ही जगह पर थे, दे वर 3 पॉइंट्स कोइंसाइडिंग ईच अदर। ऐसा पकड़ के चलो, जब मैंने F1 F2 को ऐसे ना दूर खींचा ना तो ये ऐसा बढ़ गया, फैल गया। अब हमें क्या मिल रहा है जी, दो फोकस मिलेंगे। पैराबोला के लिए कितने फोकस थे, एक था, तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितना था, एक ही था। यहाँ पर कितने फोकस है, दो, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स भी कितने रहेंगे, दो रहेंगे। किधर रहेंगे, ये वाले साइड पर। ये F2 है ना तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स D2 रहेगा, ये F1 है इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स आपका D1 रहेगा। मतलब अब इक्वेशन क्या, सॉरी पहले वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर मेरा कोई भी पॉइंट P है, इसका फोकस से डिस्टेंस का रेशो लिया जी हमने डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के साथ, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट अगेन अगर मैं F1 ले रहा हूं तो डायरेक्ट्रिक्स भी मैं कौन सा लूंगा, D1 लूंगा। इस पॉइंट से अगर मैं F2 पे जा रहा हूं तो मैं डायरेक्ट्रिक्स भी कौन सा लूंगा, D2 वाला ही लूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने पॉइंट P को F1 से किया और डायरेक्ट्रिक्स D2 से डिस्टेंस ले लिया। ये समझ में आ रहा है, जो फोकस पे जा रहे हो उसी का डायरेक्ट्रिक्स यूज करना है, बहुत सिंपल। अब हम जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वो क्या है, इलिप्स के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट रहा, इसका F1 से एक डिस्टेंस आएगा, साथ में इसका किससे एक डिस्टेंस आएगा, F2 से डिस्टेंस आएगा। हमारे किसी भी पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस रहता है हम उसको क्या बुलाते हैं, पैराबोला में देखा था फोकल डिस्टेंस रहता है। पैराबोला में कितने फोकस थे, एक था, इसलिए फोकल डिस्टेंस भी कितने आते थे, एक ही आएगा। यहाँ पर फोकस कितने हैं, दो है, तो भाई कोई भी अगर पॉइंट लिया तो उसके फोकल डिस्टेंस मतलब कितने रहेंगे, दो रहेंगे। ये समझ में आ रहा है। तो हमारा जो डेफिनेशन है ये यही फोकल डिस्टेंस के ऊपर है। चाहे तो इसको सेकंड डेफिनेशन बोल के चलो, ellipse is a locus of a moving point P such that sum of its focal distances from two foci is always constant. ये सिर्फ स्टेटमेंट अगर देखोगे आपको पूरा बाउंसर जा सकता है, इसलिए डायग्राम भी बनाया रेफरेंस के लिए। इसका मतलब क्या है, दैट इज, अभी मैंने पॉइंट कौन से लिए जी, P, इसके फोकल डिस्टेंसेस कौन से रहेंगे, PF1 एंड PF2 रहेगा। डेफिनेशन क्या बोल रहा है जी, सम ऑफ इट्स फोकल डिस्टेंसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेट जैसे मैंने एक दूसरा वाला पॉइंट ले लिया जी, लेट जैसे R, तो इसके फोकल डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, RF1 एंड RF2। तो इनका कहना क्या है भाई, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू RF1 प्लस RF2। अगर मैंने तीसरा पॉइंट ले लिया लेट जैसे S, तो
यही सब वापस से किसके बराबर रहेगा? दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू SF1 प्लस SF2। ये समझ में आ रहा है? ये सेम डेफिनेशन सर्कल के ऊपर भी अप्लाई होता है। हमारा जो सेंटर है वहीं पर हमारे फोकस रहता है एक्चुअली, अगर इलिप्स के साथ सर्कल को कंपेयर करना चाहोगे। यही डेफिनेशन उसके ऊपर भी लगेगा। अगर मेरा कोई भी पॉइंट अगर P ले लिया तो PF1 प्लस PF2, RF1 प्लस RF2, SF1 प्लस SF2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेडियस को दो बार ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? डायमीटर मिलता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये डेफिनेशन हम सर्कल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो वो जो सम रहेगा वो हमें क्या मिलता है जी? डायमीटर मिलता है। यही सेम चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी डायमीटर ही मिलना चाहिए। बट इलिप्स का एक डायमीटर है क्या? इलिप्स के वेरियस डायमीटर से, मतलब सबसे लार्जेस्ट डायमीटर से लेकर सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर तक। ठीक है, तो ये सम किसके बराबर रहेगा? वो भी रहता है एक चीज, ये सम रहता है जी इक्वल टू लार्जेस्ट डायमीटर, बड़ा वाला डायमीटर, इसके बराबर रहता है। ये हम मेंशन करने वाला है। बट ये आइडिया आ गया। दूसरा डेफिनेशन, पहला वाला डेफिनेशन फिक्स पॉइंट पता रहेगा, फिक्स लाइन पता रहेगा एंड इसेंट्रिसिटी पता रहेगा, उस तरीके से। दूसरा वाला डेफिनेशन हम फोकल डिस्टेंस का सम सीधा देख सकते हैं, वो हमेशा क्या रहता है जी? कांस्टेंट रहता है। ओके, अब देखते हैं जी हम पैराबोला का हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था। इसके बाद सिमिलरली हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए जाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हेडिंग डालो एंड ये डायग्राम बना लो। Standard equation of ellipse ये वाले ए को पैराबोला वाले ए के साथ कंफ्यूज मत करो, ये टोटली अलग है। ठीक है, डायग्राम बन गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर आपको एक्स और वाई तो वेरिएबल है, आपके दो अननोन नए वाले दिख रहे ए एंड बी। अब ये ए एंड बी क्या रहता है? डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व करना, जो ए रहता है वो हमारा सेंटर से लार्जेस्ट डायमीटर के साइड पे जो डिस्टेंस रहता है, इट इज कॉल्ड एज ए।
एंड इसी सेंटर से स्मॉलेस्ट डायमीटर के साइड पे जो डिस्टेंस जाता है इट इज कॉल्ड एज बी। मतलब ये ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस बी, ओ से लेकर बी डैश तक का भी डिस्टेंस बी ही रहेगा, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस ए, तो ओ से लेकर ए डैश तक का डिस्टेंस भी ए ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये इक्वेशन बनाते टाइम हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारा सेंटर है, ये जो हमारा सेंटर है उसको हम क्या कंसीडर करके चलेंगे जी, ओरिजिन कंसीडर करके चलेंगे। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन जब भी देखने के लिए गए, सर्कल का रहे या फिर पैराबोला का रहे, सर्कल के लिए हमने सेंटर सबसे पहले ओरिजिन पकड़ा था, पैराबोला के लिए वर्टेक्स हमने क्या पकड़ा था, ओरिजिन पकड़ा था। अब जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखने के लिए जा रहे हैं, ये जो हमारा सेंटर रहेगा हम वो क्या पकड़ के चलेंगे जी, ओरिजिन पकड़ के चलेंगे। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी करने वाला है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट सारे ऑब्जर्वेशंस हम एक ही डायग्राम के ऊपर करने वाला है। So let O is center of an ellipse तो देखो उसके अकॉर्डिंग हम नॉमिन, लास्ट तक डायग्राम दिखाई दे रहा है या बड़ा वाला बनाना है? This is point A, this is point A dash, this is point B, this is point B dash। ठीक है। अब जो प्रीवियस वाला डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला डिस्टेंस क्या रहता है, A रहता है, और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा जी, हमारा B रहेगा। तो माय सिंपल क्वेश्चन, इफ OA इज इक्वल टू OA डैश, मतलब यहाँ से A डिस्टेंस में आगे जा रहा हूँ तो यहाँ से A डिस्टेंस में पीछे आ रहा हूँ। अब ये ओरिजिन अगर रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो जाएंगे। ओरिजिन से A डिस्टेंस अगर मैं आगे गया तो क्या मिलेगा जी मुझे, A,0 मिलेगा। ओरिजिन से A डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे आया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे जी, -A,0 मिलेगा। ओरिजिन से B यूनिट ऊपर गया तो 0,B मिलेगा, और यहां पर आपको 0,-B मिलेगा। ठीक है। देखते से आप बता सकते हो A इज ग्रेटर देन B। ठीक है। तो आपको ये लार्जर डायमीटर जो साइड पे मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, और आपको स्मॉलेस्ट डायमीटर जिधर मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। अब देखो हमारे डायरेक्ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। हमारे डायरेक्ट्रिक्स
कौन से एक्सिस को कट कर रहे हैं, मेजर को कर रहे हैं या माइनर को कर रहे हैं? मेजर को कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक्सिस सेम नहीं है। दोनों एक्सिस सेम क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, लेट्स जस्ट से दिस इज डी डैश एंड दिस इज डी, ठीक है। जो मेरे जो दो डायरेक्ट्राइसेस है डी एंड डी डैश, ये मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर है, वेयर एज माइनर एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? हमारे पास हमने इधर का एक फोकस अज्यूम कर लिया एफ, सिमिलरली यहाँ का फोकस अज्यूम कर लिया जी हमने एफ डैश। नीचे लिखता हूं, उधर डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो पॉइंट मिल रहा है वो हमने लास्ट टाइम क्या के अज्यूम किया था पैराबोला के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे कुछ अज्यूम करते हैं, वहां पर के रहेगा और यहाँ पर के डैश। यू विल फाइंड आउट ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाले में सारे डैश के टर्म में दिखा रहा हूँ, सेम चीजें रख रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। ये एग्जैक्टली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो ये किसके टर्म में रहेगा? सिर्फ एक्स के टर्म में रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ वाई के टर्म में रहता है, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक्स के टर्म में रहता है, ये हम जानते हैं। ये मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं अगर मुझे के डैश एंड के इनका कोऑर्डिनेट पता अगर रहेगा तो। साथ में ही मुझे एफ और एफ डैश का भी कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या रहता है ये हमारा, अगर मेरा कोई भी मूविंग पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई रहेगा तो पी एफ अपॉन पी एम इज ऑलवेज इक्वल टू ई रहेगा। अब हम इस सी को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। अब अगर डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व अगर करोगे, क्या कोई मुझे बता सकता है ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? ए से लेकर ए डैश तक का डिस्टेंस 2a रहेगा। बी से लेकर बी डैश वाला डिस्टेंस 2b रहेगा। हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया जी, लेट्स जस्ट से हम एफ एंड ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हमें जो ऑलरेडी पॉइंट का लोकेशन पता है हम उसको पकड़ के चलते हैं। सेंटर से डिस्टेंस उठाएंगे या फिर फोकस से डिस्टेंस उठाते हैं। प्लस हमारे सेकंड वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पॉइंट रहा तो उसका सम ऑफ फोकल डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ये जो ए है, पॉइंट ए, वो हमारे इलिप्स के ऊपर ही है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए एफ प्लस ए एफ डैश क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। सो फॉर ई एज इसेंट्रिसिटी, हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा जी? ए एफ अपॉन ए के इज इक्वल टू ई मिलेगा। ए एफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ए के डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, इन दोनों का रेशियो हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। ये अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इधर एफ लिया, ये वाला फोकस लिया, तो इसलिए हमने कौन सा वाला डायरेक्ट्रिक्स लिया जी? ये वाला लिया। अब हम ए से कौन से वाले फोकस की बात करेंगे? दूसरा वाला फोकस, दूसरे वाले फोकस पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिजोल्व कैसे कर लेते हैं जी? ए एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के, ये हमने उसको नंबर 1 पकड़ लिया। अब दूसरे वाले फोकस के पास आएंगे, ए से लेकर एफ डैश तक का डिस्टेंस,
एंड इसी ए से लेकर हमारे दूसरे डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस क्या रहेगा जी हमारा ए एफ डैश एंड ए के डैश, ए एफ डैश अपॉन ए के डैश, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, इसेंट्रिसिटी ही रहेगा। इसको हमने क्या लिखा जी, ए एफ डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के डैश, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। हम ये क्यों कर रहे हैं बताता हूँ, हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, हमें डायरेक्ट्रिक्स के भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, हम उनको निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने एक पॉइंट को ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है। मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ क्योंकि देखो ना, दिस इज फोकल डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस, दिस इज फोकल डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोकस, दोनों को हम सीधा ऐड कर देंगे, दोनों के लिए आपका इसेंट्रिसिटी सेम रहेगा, तो हम सीधा परफॉर्म क्या करने वाले हैं जी, 1+2, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलता है जी, ए एफ प्लस ए एफ डैश मिलेगा, राइट हैंड साइड पे कुछ कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो, ई कॉमन ले सकते हो, तो ई अगर कॉमन लिया तो क्या मिलेगा जी हमें, ए के प्लस ए के डैश। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना, ए एफ ये जो डिस्टेंस है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, ए एफ इज इक्वल टू ओ ए या फिर ए ओ माइनस एफ ओ, वापस से रिपीट करता हूं, सेंटर के टर्म में लिखना चाहते हैं, हमारा पहला वाला पार्ट क्या है ए एफ, तो क्या मैं डिस्टेंस ए एफ को ऐसा लिख सकता हूं, ओ ए माइनस ओ एफ इज इक्वल टू ए एफ, ओ ए माइनस ओ एफ इज इक्वल टू ए एफ, इसको हमने लिखा जी ओ ए माइनस ओ एफ इज इक्वल टू हमारा हो गया जी ए एफ। एंड सिमिलरली ये जो ए एफ डैश है, सेकंड पार्ट देखो आप, ए एफ डैश है, ए एफ डैश को ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, ओ ए प्लस ओ एफ डैश, ओ ए प्लस ओ एफ डैश, बट अगर आप गौर करोगे दिस इज सिमेट्री, सेंटर से जितना डिस्टेंस हम ए के लिए गए उतना ही डिस्टेंस हम पीछे ए डैश के लिए गए, सिमिलरली इस सेंटर से हम जितना डिस्टेंस आगे फोकस के लिए जाएंगे उतना ही डिस्टेंस पीछे इस दूसरे वाले फोकस के लिए आएंगे। तो बेसिकली हम क्या जानते हैं भाई, ये जो डिस्टेंस ओ एफ है और ये जो डिस्टेंस ओ एफ डैश है, ये क्या है जी, इक्वल है, बराबर है, सिमेट्रिक रहने की वजह से, ठीक है। ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ डैश, यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ओ एफ मिल रहा है, यहाँ पर ओ एफ डैश मिल रहा है, बट ओ एफ एडिशन में है और ओ एफ डैश एडिशन में और ओ एफ निगेटिव में है, तो इन दोनों का एडिशन बेसिकली क्या करेगा जी, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, ये समझ में आ रहा है, ई टाइम्स ऑफ ये ए के प्लस ए के डैश ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे जी, सिंस ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ डैश, हमारे एल एच एस में ये प्लस ओ एफ डैश एंड माइनस ओ एफ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिला जी, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस ओ ए, तो हमें एल एच एस में मिलता है जी 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, राइट हैंड साइड पे जो पार्ट जैसा है वैसा ही रहने दो, क्या मिला जी यहाँ पर, ई इज इक्वल टू ए के प्लस ए के डैश। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या किया वो समझ में आया सबको, एवरीवन, उसमें कोई डाउट है? ये सेम चीज हम किसके साथ करेंगे, राइट हैंड साइड पे जो है ना ए के एंड ए के डैश, इनके साथ भी वही करेंगे, जैसे कि मैंने
ए के को क्या लिखा, मैंने ए के को लिखा जी ओ के माइनस ओ ए, ओ के माइनस ओ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए के मिलेगा। एंड ए के डैश को क्या लिखा जी, ओ के डैश प्लस ओ ए, तो ई टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए के को लिखा जी हमने ओ के माइनस ओ ए, एंड ए से लेकर के डैश को हमने क्या लिखा जी, ओ ए प्लस ओ के डैश। यू विल फाइंड आउट अगेन कुछ तो कट रहा है, आपका प्लस माइनस ओ ए कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें देखो क्या मिलता है, ओके एंड ओके डैश जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर अगर ध्यान दोगे ये सिमेट्री है, ओ से लेकर जितना एफ था उतना ही ओ से लेकर ओ एफ डैश था, ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ डैश, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश, सिमिलरली ओ के इज इक्वल टू ओ के डैश रहेगा, ठीक है। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं जी, ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ के, रीजन लिख दो, सिंस ओ के इज इक्वल टू ओ के डैश। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं करी है, फर्स्ट टाइम जा रहे इसलिए, ठीक है। पहले फोकस को भी हमने जो पॉइंट ए पता है उसके टर्म में लिखा, फिर जो के वाले टर्म्स है उसको भी हमने ए वाले टर्म में ही लिखा, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिला जी, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड विथ 2 टाइम्स ऑफ ओ के, कुछ कटेगा क्या, 2 कट जाएगा। हम ओके को जानते हैं, हम ओके को नहीं जानते, बट हम किसको जानते हैं, ओए को जानते हैं। लेंथ ऑफ ओए क्या है, ये 0,0 है और ये a,0, तो लेंथ बिटवीन ओ ए क्या है, ए है। तो हमें क्या मिल रहा है जी, a इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ओके, तो देखो ओके का वैल्यू क्या मिला, ई इधर डिवीजन में जाएगा, a अपॉन ई, लेंथ ऑफ ओके मिल गया जी हमें a अपॉन ई। तो मतलब ओरिजिन से यहां पर जाना है तो क्या करना है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जी, a बाय ई कॉमा 0। और अगर k के लिए a बाय ई यूनिट्स हम आगे जा रहे हैं तो k डैश के लिए a बाय ई यूनिट्स हम बैक साइड पे आएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, माइनस a बाय ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स मिल गया जी, अब पॉइंट पता है, तो ये क्या रहेगा डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू ए बाई ई, उधर वाला डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, और ये क्या रहेगा जी, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, इधर वाला डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। अब और दो बंदे बच्चे हैं, फोकस 1 एंड फोकस 2, उनको देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हमने डायरेक्ट्रिक्स सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया, फिक्स लाइन, ठीक है। अब हम वापस किसके ऊपर आएंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 था, कौन सा वाला, ए एफ अपॉन ए के इज इक्वल टू ई, या फिर हमने लिखा था जी ए एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के एंड ए एफ डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के डैश। ऐड किया तो हमें देखो बाहर वाला पॉइंट मिला, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे जी, 1 माइनस 2 परफॉर्म करेंगे। एडिशन किया सबसे पहले दो इक्वेशंस का, हम डायरेक्ट्रिक्स की तरफ गए, अब हम क्या परफॉर्म करेंगे जी, इनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले। अब हमें अंदर वाले पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज फोकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, डायरेक्ट्रिक्स के अंदर किसी को कोई डाउट, कैसे लिया, ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, बट हम निकाल कैसे रहे वो ध्यान दो, कई बार मेन एग्जाम्स में शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसी के थ्रू मिलता है। अब हमें सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस परफॉर्म करना है जी।
1 - 2 नहीं करते, 2 - 1 करते हैं, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट बड़ा है। लाइक ए एफ डैश माइनस ए एफ, ए के डैश माइनस ए के। हमने ये परफॉर्म कर दिया। ओके, नाउ अब मैं दोनों साइड पे चेंजेस साइमल्टेनियसली अप्लाई करने वाला हूं, जैसे कि ए एफ डैश, ए एफ डैश को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ ए प्लस ओ एफ डैश, ओ ए प्लस ओ एफ डैश इज ए एफ डैश, एंड ओ ए माइनस ओ एफ इज इक्वल टू ए एफ। तो ए एफ डैश को हमने लिखा जी पहले वाले पार्ट को ओ ए प्लस ओ एफ डैश माइनस ए एफ को हमने क्या लिखा जी, ओ ए माइनस ओ एफ। इस तरीके से लिखा। अब हम क्या जानते हैं भाई, हमारा ओ एफ डैश और ओ एफ तो सेम है, ठीक है। ये ई वैसा का वैसा रखा। अब ए के डैश के साइड पे जाता है, या फिर नहीं गए तो भी चल जाता है, बिकॉज हमें ये वैल्यू पता है, ठीक है। ओके, ये ए के डैश माइनस ए के क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन है, देख लो। ए से लेकर के डैश में से हमने ये ए के माइनस कर दिया। मेरा सिंपल क्वेश्चन, जो डिस्टेंस ए के है वही डिस्टेंस ए डैश के डैश है, बराबर है। जो डिस्टेंस ए के है वही डिस्टेंस ए डैश के डैश है। तो हमें लिटरली क्या पूछा गया है, ए के डैश माइनस ए डैश के डैश, ए से लेकर ए डैश तक का डिस्टेंस आएगा। तो मैं क्या सीधा ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, ए डैश। समझ में आ रहा है। अब ये ब्रैकेट को खोल देते हैं, देखो ब्रैकेट को खोल दिया तो हमें क्या मिलता है, ओ ए प्लस ओ एफ डैश माइनस ओ ए प्लस ओ एफ इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड विथ ए डैश। कुछ कटता है क्या लेफ्ट हैंड साइड पर, प्लस ओ ए और माइनस ओ ए, देखो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलता है जी, 2 टाइम्स ऑफ ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ डैश है, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ जी भाई, 2 टाइम्स ऑफ ओ एफ, 2 टाइम्स ऑफ ओ एफ इज इक्वल टू यहाँ पर ई टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ए डैश कितना है, इक्वल टू 2a रहेगा। तो ये लिखा जी हमने 2a, कुछ कटता है क्या, और कांस्टेंट 2 कट जाएगा। तो देखो हमें ओ एफ का वैल्यू क्या मिला जी, ए मल्टीप्लाइड विथ ई, ए मल्टीप्लाइड विथ ई। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ओ एफ है, दिस इज डिस्टेंस ए ई। तो अगर ये 0, 0 है तो फोकस क्या रहेगा जी, ए इंटू ई, 0। अब अगर उस वो वाले फोकस के लिए मैं ए डिस्टेंस पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा ये, माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो देखो हमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल चुके हैं। शुरुआत में हमने ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 पकड़ा था, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स का जो लोकेशन रहता है वो हमेशा किसके ऊपर रहता है जी, मेजर एक्सिस के ऊपर रहता है, ठीक है। माइनर एक्सिस आर ऑलवेज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट, हमारे जो फोकस है वो देखो कौन से एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं, मेजर पे या माइनर पे, मेजर पे ही कर रहे हैं, ठीक है।
यहां तक किसी को कोई डाउट? अब तक हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ गए भी नहीं, अब तक हमने सिर्फ क्या निकाला, डायरेक्ट्रिक्स निकाला पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट अभी हमने क्या निकाला जी, फोकस निकाला है। आपको मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के अलोंग और कुछ दिखेगा जी? सिमेट्री दिख रहा है? ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे जी, अब अप्लाई करेंगे हमारा वापस से पहला वाला डेफिनेशन। पहला वाला डेफिनेशन क्या था जी, पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, या फिर पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। लेट पी एक्स कॉमा वाई इज पॉइंट ऑन एलिप्स। तो हम क्या जानते हैं जी भाई, पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, तो पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। नाउ हम पी एफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फोकस पता है। एवरीवन डायग्राम के ऊपर देखो भाई, मेरी तरफ मत देखो। हमें एफ पता है, पॉइंट भी तो अज्यूम किया है, तो डिस्टेंस पी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनली, क्योंकि हमें फोकस पता चल गया। हमें डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसलिए हम पीएम भी अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? तो चले अब। तो देखो आपका पी एफ स्क्वायर क्या आएगा यहां से, P इज एक्स कॉमा वाई एंड F इज ए कॉमा 0, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आएगा जी हमारा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही आएगा पी एफ स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नहीं। यहां पर हमारा ई स्क्वायर वैसा का वैसा ही रखेंगे, पी एम स्क्वायर। आपको ये डिस्टेंस निकालना है जी पी एम, ये वाला कौन सा स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज दिस, x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले x इज इक्वल टू ए, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0, दिस इज माई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जब भी x कॉमा y का इस टाइप के स्ट्रेट लाइन से करना है तो हमने देखा है क्या करते हैं जी, हम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन को, इक्वेशन को लिखेंगे 0 हटाकर, और उसका क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय x और y के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 0, इसलिए हमने सिर्फ क्या लिखा जी, 1 स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा लिखो जी, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है दिस, तो दिस इज नथिंग बट x माइनस 0 टाइम्स ऑफ y माइनस ए बाई ई इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको लिखा जी x माइनस प्लस 0y माइनस ए बाई ई, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 स्क्वायर। हमने बेसिकली यही किया है। ठीक है, शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो ये बन जाता है जी ई स्क्वायर बाहर, अंदर x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा जी आपका सिर्फ 1 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ये 1 स्क्वायर लिखा ना लिखा फर्क नहीं पड़ता, ई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है जी आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बाई ई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा। ई स्क्वायर से अंदर तबाही मचा दो, देखो क्या हो जाता है, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस
ए स्क्वायर, यही बचेगा जब ई स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो कुछ पार्ट इधर ही कटते हुए दिख रहा है आपको, -2aex इधर भी है, -2aex उधर भी है, दोनों सेम साइन के साथ है। तो मैं अगर बोल दूं भाई थ्रू आउट ऐड कर दिया ये टर्म से तो भी चल जाएगा। देखो हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापस से ये स्टेज को। यहाँ पर हमारा है जी एक्स स्क्वायर -2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है जी हमारा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2aex प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साइड पर लेकर आ रहा हूँ, वहां पर क्या है ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, सिर्फ यही है क्या, ठीक है, इधर का प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर उधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये समझ में आया, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इधर रखे, बाकी सारे टर्म उधर भेज दिए। कुछ कॉमन ले सकते हैं इधर, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लिया तो क्या बचा जी 1 माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर वैसा का वैसा ही है। इधर भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, नाउ द फाइनल पार्ट। अब हम क्या करेंगे जी, राइट हैंड साइड पे ये जो भी है कांस्टेंट है, क्योंकि देखो ना ए हमारा कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ई का वैल्यू लेस देन 1 है तो ई स्क्वायर भी लेस देन 1 रहेगा, और 1 में से कोई भी लेस देन 1 अगर हटा देंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। एक ऐसा भी टर्म रहे ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है जी, बेसिकली एक कांस्टेंट ही है, क्योंकि वेरिएबल तो हमने सिर्फ इधर ही रखे हैं। ठीक है, अब ये कांस्टेंट से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा, इससे मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, डिवाइडिंग विथ ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे अगर थ्रू आउट अगर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर देखो क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही बचेगा। डिटेल में लिखता हूँ भाई, कंफ्यूजन रहता है बाद में। यहाँ पर क्या मिलेगा जी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। राइट हैंड साइड पे बेसिकली हम 1 लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है जी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं जी, इसको हम बी स्क्वायर पकड़ के चलते हैं। कैसे है वो भी देखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, पुट ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखो आपको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यू विल फाइंड आउट, जैसे ही इसेंट्रिसिटी, ए भले ही कांस्टेंट है, जैसे ही इसेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगा आपका क्या चेंज होगा, बी चेंज होगा, बी चेंज होगा। इसेंट्रिसिटी अगर 0 की तरफ जाने लगेगा, बी का वैल्यू बढ़ने लगेगा, देखो ना
माइनस ई स्क्वायर है ना, ई अगर कम होने लगा तो वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ई अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ई स्क्वायर भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। तो बेसिकली क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही अगर आप ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो आपको दिखाई देगा, व्हेन ई इज अप्रोचिंग जीरो, ई अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो ई स्क्वायर भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो वन माइनस समथिंग अबाउट टू जीरो, वन ही रहेगा। तो आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो व्हेन ए इज अप्रोचिंग जीरो, आपको क्या पता चलता है जी, ये जो हमारा बी रहता है ये किसको अप्रोच करता है जी, ए को अप्रोच करता है। और जैसे ही ये ई वन को अप्रोच करने लगेगा, हमारा जो ये बी रहेगा ना वो किसको अप्रोच करेगा जी, जीरो को अप्रोच करेगा। ई जैसे ही वन बन जाता है पैराबोला, एग्जैक्टली वन कभी नहीं बनेगा। एग्जैक्टली वन बन गया तो पैराबोला, ये सिर्फ वन को अप्रोच कर रहा है, तो बी तब इक्वल टू जीरो बन जाएगा। इक्वेशन समझ में आ गया। इसमें क्रिटिकल पार्ट क्या रहता है, हमें ना ये वाला फॉर्म याद रहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। बट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के बीच में रिलेशन क्या है हम भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपको याद रखना है। तीन चीजें हमने देखी है अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन के चक्कर में। पहला चीज हमने क्या निकाले जी, डायरेक्ट्राइसिस कहाँ से जा रहे वो देखे। सेकंड चीज हमने फोकस को निकाला, और जैसे ही फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स पता चल गए, हमने सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी देख लिया। ठीक है, सर्कल के लिए क्या रहता है जी, सर्कल कब बनता है, जब ए इज इक्वल टू बी होता है। ए इज इक्वल टू बी कब हो रहा है, जब इसेंट्रिसिटी जीरो हो रहा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी डाला तो देखो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी अगर डाला तो क्या होगा, ये वाला मेजर एक्सिस और ये वाला माइनर एक्सिस सेम हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू बी मतलब टू ए इज इक्वल टू टू बी, दोनों डायमीटर सेम हो जाएंगे, तो ये आपका इलिप्स नहीं बचेगा, ये आपका सर्कल बन जाएगा। अब ये फन वाला पार्ट है, इसके ऊपर ध्यान देना, जिससे ए स्क्वायर इन ब्रैकेट वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। सबसे पहला पार्ट, ई अगर जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो इसेंट्रिसिटी किसके लिए रहता है, सर्कल के लिए रहता है। ठीक है, एज ई अप्रोचेस जीरो व्हाट डू वी गेट, वी गेट भाई आपका जो बी है वो किसको अप्रोच कर रहा है जी, ए को अप्रोच कर रहा है, तो आपका अराउंड परफेक्ट सर्कल बनने के लिए आएगा, इस टाइप का कुछ इलिप्स बनेगा। लगभग सर्कुलर शेप है पर थोड़ा सा फ्लैट है एक साइड पर। ठीक है, तो जैसे ई जीरो को अप्रोच करेगा ना, आपका जो बी रहेगा वो बाहर के साइड पे खींचता हुआ जा रहा है। ठीक है, हमारे जो फोकसेस रहेंगे वो देखो काफी पास में आएंगे, क्योंकि देखो ना हमारे फोका का क्या है जी, ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो। ई अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ए ई भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, और हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स रहेगा वो ऐसा दूर जाने लगेगा, काफी दूर जाने लगेगा, जैसे ये आपका जीरो को अप्रोच करता है। व्हाट इफ अगर ई किसको अप्रोच कर रहा है, वन को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा जी, बी जीरो को अप्रोच करेगा, तब आपका देखना किस तरीके का बनता है इलिप्स, काफी फ्लैट बन रहा है। आपका ए का वैल्यू फिक्स है बट बी अंदर के साइड पे आ रहा है। इसका ये रहेगा जी मेजर एक्सिस, ये रहेगा जी माइनर एक्सिस। तो जैसे ई वन को अप्रोच कर रहा है तो देखो क्या हो जाएगा, ये लगभग अंदर के साइड पे पीछा करा है। जो सेंटर से एकदम पास में थे फोकस, अब वो किधर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, और जो डायरेक्ट्राइसिस दूर थे वो अब पास आने लगेंगे। और जैसे ही वन की तरफ जाएगा ये आधा पार्ट आपका खत्म हो जाता है और ये कंप्लीटली एक प्योर पैराबोला बन जाता है, जैसे ही ये एग्जैक्टली वन हो जाएगा।
तो इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस कैसे करते हैं जी, हमें कभी कभी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया रहता है जिसकी वजह से हमें ए और बी पता है, हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ता है। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको ए एंड बी हेल्प करेंगे, जैसे कि इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायग्राम के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, बी बड़ा है या ए बड़ा है? ए बड़ा था, तो बी बाई ए लेस देन 1 रहेगा या ग्रेटर देन 1 रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। समझ में आ रहा है? लेस देन 1 रहेगा ये, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी लेस देन 1 है। अब यहाँ का माइनस ई स्क्वायर उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, इधर का प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बनेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ऐसे भी लिख दिया तो चल जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है कभी भी किसी भी इलिप्स का, सबसे सही तरीका ये रहता है। ये वाला पार्ट फॉर श्योर नोट डाउन कर लो। इफ दिस इज माय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो पता कैसे चले भाई उसका इसेंट्रिसिटी क्या है? क्योंकि हम क्या जानते हैं, इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 से लेकर 1 के बीच में, क्या है पता नहीं है। तो ये इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, इसेंट्रिसिटी ये रहेगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से आप एक और पार्ट देख सकते हो, जो अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है तो बी का मतलब क्या रहेगा जी, यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस माइनस ए टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इलिप्स के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब तक हम सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए जा रहे थे, अब हमें सारी चीजें पता है, तो एट अ टाइम एक इलिप्स के डायग्राम के ऊपर सारा का सारा डेटा देख ही लेते हैं हम। फर्स्ट हमने ओरिजिन को क्या पकड़ा है जी, सेंटर पकड़ा है। आप सिर्फ नाम भी अगर बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे दोनों एक्सिस, कौन से वाले एक्सिस, ये है जी हमारा मेजर एक्सिस और ये है जी हमारा माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहता है, कैसे भी रहे। अगर मेरा टिल्टेड भी अगर रहा एलिप्स, अगर मेरा ऐसा टेढ़ा भी रहा, तो ये रहेगा मेरा मेजर एक्सिस और ये रहेगा मेरा माइनर एक्सिस, दोनों हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही रहते हैं। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहां पर एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं उसको हम सेंटर बुलाने वाले हैं। यू विल फाइंड आउट, अगर मैंने इलिप्स को मेजर एक्सिस के अलोंग अगर काटा तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट देखो एक दूसरे का सिमेट्रिक है। मैंने माइनर एक्सिस के अबाउट भी अगर उसको हाफ पार्ट में अगर किया, यू विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सिमेट्रिक। तो पैराबोला में हमारा सिमेट्री सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग था, क्योंकि एक्सिस भी एक ही था। इलिप्स में हमारे कितने एक्सिस है, 2 एक्सिस है, तो यहाँ पर सिमेट्री भी हमारा 2 एक्सिस के अलोंग दिखेगा। तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर स्पेशल कंडीशन क्या है जी हमारा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पर हमें सबसे पहले दिखाई देता है जी सिमेट्री, ellipse is symmetric about its major axis and minor axis। हमारे दोनों फोकस कहाँ पर बिलोंग करते हैं, मेजर एक्सिस पे ही बिलोंग करता है। हमने देखा था भाई अगर ये 0,0 है तो ये AE,0 है और ये -AE,0 है। ये अगर A,0 है तो ये -A,0 है। ये A/E,0 है तो ये -A/E,0 है। ये क्यों कर सकता है यार, क्यों रख सकता है, बिकॉज वी हैव सिमेट्री। ऊपर अगर 0,B है तो नीचे हमारा 0,-B है। ये इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन तो है, बट हम जब मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम किसको मेजर एक्सिस बुलाते हैं जी, ये पॉइंट ए से लेकर A' तक का जो डिस्टेंस है, हम बेसिकली इसको बुलाते हैं जी मेजर एक्सिस। मतलब मेरा इलिप्स लंबा से लंबा कितना जा सकता है, सबसे बड़ा वाला डायमीटर 2A, सबसे छोटा वाला डायमीटर 2B। तो यहाँ पर माइनर एक्सिस मतलब आपका क्या रहेगा जी, ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक का। बी से लेकर B डैश। ये समझ में आ गया। नाउ पैराबोला में हम ये पॉइंट्स को वर्टेक्स बुलाते थे, ठीक है। आप सेम नोमेनक्लेचर यहाँ पर भी रख सकते हो, बट अगर आप मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बोलोगे ना तो आपके ये दोनों पॉइंट तो कवर हो ही जाते हैं साइमल्टेनियसली, आपके ये दोनों पॉइंट्स भी कवर हो ही जाता है, ठीक है। हमारे पास एक नई चीज आई है जो पैराबोला में नहीं थी, बट सर्कल के अंदर थी। सर्कल के लिए सेंटर होता है, पैराबोला के लिए हमारा सेंटर था क्या, पैराबोला के लिए वर्टेक्स था, डायरेक्ट्रिक्स था, फोकस था, सेंटर था ही नहीं, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन इज सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड minor axis is center। point of intersection of major axis and minor axis is center। सेंटर ले लिया। सर्कल क्लोज शेप था, पैराबोला ओपन शेप था, पैराबोला में रीजन नहीं निकाल सकते थे। इलिप्स कैसा शेप है, क्लोज है या ओपन है, क्लोज शेप है, तो इसका रीजन कैसा रहेगा, फाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, फाइनाइट रहेगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं जी इलिप्स इज ए क्लोज्ड shape having finite region
लगे यार इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है, सर्कल का क्या रहता है? इस तरीके से हमारा सर्कल के लिए रहता है। सेंटर से इधर भी आर डिस्टेंस रेडियस पे ये पॉइंट मिलेगा, उसको परपेंडिकुलर भी आर डिस्टेंस पे ये मिलता था। तो हम क्या करते थे, कर्व के लिए हम पाई ले लेते थे। आर स्क्वायर को मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, आर इंटू आर, आर इंटू आर, दोनों रेडियस सेम थे। इलिप्स के लिए क्या हो रहा है, पाई टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ये क्या हो जाता है जी, हमारा एरिया ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, having finite region, that is area is equal to pi times of a into b। अब अगर ये 2a इज इक्वल टू मेजर एक्सिस है, तो ये जो a रहेगा ना, हम उसको क्या बुलाते हैं जी, सेमी मेजर एक्सिस। एक्सिस छोटा हो रहा है बट उसका नाम बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए मतलब लाइक लार्जेस्ट रेडियस स्मॉलेस्ट रेडियस, लार्जेस्ट डायमीटर स्मॉलेस्ट डायमीटर, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। ठीक है, और फिर ये जो रहेगा वो आपका बनेगा जी सेमी माइनर एक्सिस। यू विल फाइंड आउट, जब हमारा क्लोज शेप रहता है तभी हमारा कौन आ रहा है, सेंटर आ रहा है। पैराबोला ओपन था, वहां पर सेंटर नहीं था। हाइपरबोला भी कैसा रहने वाला है, ओपन रहने वाला है, तो वहां पर सेंटर होगा। होगा कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, हर एक कोनिक सेक्शन एक दूसरे से अलग है। देयर आर सम सिमिलरिटीज बट देयर आर आल्सो सम डिफरेंसेस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब एक चीज जो पैराबोला से अलग है काउंट के मामले में, पैराबोला में सिर्फ एक फोकस था, हमारे यहाँ पर कितने, दो फोकस है। ठीक है, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे भाई, अगर हमें सेंटर पता है, एक फोकस पता है और एक डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो भाई दूसरा निकालना काफी इजी है। मेजर एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर से जितना डिस्टेंस फोकस के लिए आगे जा रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस फोकस के लिए, दूसरे फोकस के लिए हम बैक साइड पे आएंगे। सेंटर से जितने डिस्टेंस पे मेजर एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स आगे है, उतना ही डिस्टेंस मेजर एक्सिस के ऊपर ही बैक साइड पे आपको ये वाला डायरेक्ट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, पैराबोला का जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था तो हमने कितने देखे थे, 4 देखे थे, याद आ रहा है? एक पैराबोला हमारा ये साइड पे ओपनन रहता है, दूसरा वाला ये साइड पे रहता है, नेक्स्ट वाला इधर एक रहता है, नेक्स्ट वाला ये साइड पे एक रहता है, 4 रहता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। इलिप्स के लिए 2 ही रहता है। इलिप्स सबसे पहला एक तो हमारा आड़ा वाला इलिप्स है, मतलब ये हमारा ये हमारा 2a रहेगा और ये हमारा 2b रहता है। ठीक है, दूसरा वाला जी ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा जी, आड़ा वाला डिस्टेंस 2a है और ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस 2b है। ये वाला इलिप्स तब बनता है व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ये वाला तब बनता है व्हेन a इज लेस देन b। तो ये 2 ही स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनते हैं, उसमें से हमने आड़े वाले का देख लिया है। ठीक है, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, जो फोकस जिस एक्सिस पे रहता है वहां पर हम ए पकड़ के चलते हैं। बट व्हाट इफ अगर वर्टिकल जा रहा है तो हमारा अब ये पूरा का पूरा ए जो रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा विथ बी, और जो जो बी है वो रिप्लेस हो जाएगा विथ ए।
ठीक है, तो दूसरा वाला देखें आप। ठीक है, पहले वाले पे अगर कोई डाउट नहीं रहेगा, दूसरा वाला इजीली समझ में आ जाता है। अब जैसे कि हम किस किस के ऊपर ध्यान देंगे, देखो जी, हमें वर्टेक्स कितने मिल रहे हैं, मेजर एक्सिस पे 2 वर्टेक्स है और माइनर एक्सिस पे भी 2 वर्टेक्स रहेंगे। सो वी हैव वर्टाइसेस। नेक्स्ट, मेजर एक्सिस के ऊपर ही हमें सेंटर के पास में कौन मिलते हैं, 2 फोकस मिलते हैं। 2 फोकस है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, फोकाई। नेक्स्ट, जितने फोकाई रहते हैं उतने ही क्या रहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो नेक्स्ट आएगा जी हमारा डायरेक्ट्राइसेस ऑफ एन इलिप्स। अगर हमें ये पता रहा तो भाई हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टाइसिस की वजह से क्या होता है, देखो हमें ये 2 चीजें पता चल जाती है, ए एंड बी। ए एंड बी पता चल गया तो उनकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ वर्टाइसिस अगर पता रहे तो हम कौन सा वाला इक्वेशन बना सकते हैं, सीधा ये वाला। फोकाई पता है, इसका मतलब क्या रहेगा, मुझे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 पता है। डायरेक्ट ट्राइसेस रहेंगे मतलब मुझे क्या पता है जी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई रहेगा। एक और ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा, सेंटर से दूर जाते टाइम आपको कौन से सीक्वेंस में ये तीनों पार्ट मिल रहे हैं। मेरा सेंटर अगर इधर है और मैं मेजर एक्सिस के ऊपर चल रहा हूं, यू विल फाइंड आउट सेंटर से दूर जाते टाइम सबसे पहले कौन मिलेगा, फोकस मिलेगा। उसके बाद कौन मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा। एंड सबसे एंड में कौन मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स मिल रहा है। इसलिए ये 3 चीजों के ऊपर हमेशा लाइक ध्यान देना है। रीजन, ये दोनों साइड पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज अगर आपने इलिप्स में कर लिया, हाइपरबोला बहुत इजी हो जाता है। हाइपरबोला के लिए चेंज हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स अंदर आता है, फोकस बाहर जाता है, डायरेक्ट्रिक्स अंदर आता है, फोकस बाहर जाता है, तब वो हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, ऑफ एन इलिप्स। अब देखो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल वाला बनाएंगे, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ज्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे सारे पॉइंट्स और उनके लोकेशंस मेंशन कर सके इतना डायग्राम बना। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेजर है या माइनर है, कैसे पता चलेगा भाई। हमारा इलिप्स का सबसे बड़ा लेंथ जिसके अकॉर्डिंग है वो हमारा क्या बन जाता है जी, मेजर एक्सिस बन जाता है, बराबर है। और हमारे डायरेक्ट ट्राइसेस मेजर एक्सिस को ही कट करते हैं, इसलिए हमारे डायरेक्ट ट्राइसेस इधर से आएंगे। ये समझ में आ गया, डायरेक्ट ट्राइसेस हो गए, वर्टाइसेस, दीज आर अवर वर्टाइसेस। हमारे एक्सिस को हमारा कर्व जिधर कट करता है वो हमारा वर्टेक्स होता है। फोकस, फोकस कौन से एक्सिस पे रहते हैं, मेजर पे या माइनर पे, सब कुछ मेजर पे ही होता है। फोकस आ जाएंगे जी हमारे यहाँ पर, तो मतलब अगर ये मेरा सेंटर ओ रहेगा, दिस बिकम्स नाउ ए डैश, दिस इज बी, बी डैश, ऊपर में ये पॉइंट के ले लिया, नीचे के डैश, ठीक है, ये ऊपर एफ, नीचे एफ डैश। ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्टेक्स, ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्टेक्स। हमारा मेजर ये ए के साइड पर है ना, तो ये क्या रहेगा जी मेरा, ए कॉमा
जीरो रहेगा, ये पिछला वाला क्या रहेगा, -a,0 रहेगा। बी, 0, ये नीचे 0, -b। अब ये पैटर्न क्यों बोला है भाई, हमारा सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वैसे ही रहेगा। फोकस क्या था पहले, a,0, अब वाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो 0, a, ये 0, सॉरी ए नहीं, बी, बी है ना अपना, 0, b। नीचे क्या रहेगा आपका, 0, -b। के क्या रहेगा आपका, 0, b/e के थ्रू जाने वाला रहेगा ये पॉइंट के, तो इवेंचुअली आपका के डैश रहेगा जी 0, -b/e। यू विल फाइंड आउट e इज लेस देन 1, इसलिए b से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा बनेगा, क्योंकि e छोटा है ना। किसी भी नंबर को एक से छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कम ही होगा। मैंने 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 8 बना, 10 से कम ही हुआ, ठीक है। और किसी भी नंबर को अगर मैं एक से छोटी चीज से अगर डिवाइड करूंगा तो उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, ये तो जानते हैं, ठीक है। तो आपको वही चीज यहां पर दिखाई देगी। अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा जी, y इज इक्वल टू बी बाई ई, और ये नीचे वाला डायरेक्ट्रिक्स रहेगा जी y इज इक्वल टू -b/e। ये रहेंगे जी आपके डायरेक्ट्राइसेस। ये भी हमारा क्या है जी, दिस इज आवर एलिप्स x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है जी, a इज लेस देन b। पहले जो हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स देखा था उसके लिए a वाज ग्रेटर देन b, x में ज्यादा फैला था, y में कम फैला था। यहाँ पर क्या हो रहा है, y में ज्यादा फैला है, x के अलॉन्ग कम फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, आपको पता चल जाता है कि मेरा कौन से साइड पे इलिप्स जा रहा है, ऐसे खींचने वाला या ऐसे खींचने वाला है, वो आइडिया आ जाता है। ये क्लियर है। तो अगर मेरा कोई भी इलिप्स रहता है लाइक x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, तो हमारे वर्टेक्स कितने मिलते हैं भाई, याद रखने के लिए सिंपल, 4 वर्टेक्स मिलने वाला है। कैसे मिलेंगे जी, हमें ±a,0 मिलेंगे एंड 0, ±b मिलेंगे। डायग्राम के ऊपर देख लो, ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो या फिर हमारा प्रीवियस वाला भी डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। आई विल सजेस्ट ओरिजिनल वाला देख लो, क्योंकि हम एक ही टर्म में काम करना बेटर परफॉर्म करता है, लाइक अच्छे से हो जाता है। ये हम किस चीज के लिए देख रहे हैं जी बहन, a इज ग्रेटर देन b, हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स, वहां पर हमारे वर्टाइसेस ये रहते थे। हमारे फोकाई कितने होते हैं, 2 होते हैं। हमें क्या मिलता था जी, ±ae,0 मिलता था उसके लिए। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 0, ±b मिलेगा, ये भी लिखवाऊंगा दूसरे वाले टेबल में। नेक्स्ट हमें कौन चाहिए जी, डायरेक्ट ट्राइसेस चाहिए। ये भी कितने रहते हैं हमारे, 2 रहते हैं, विच आर x इज इक्वल टू ±a/e। इसका इसेंट्रिसिटी बताने की जरूरत नहीं, हम इसेंट्रिसिटी को कैसे जानते हैं, e² इज इक्वल टू 1 - b²/a², ठीक है। याद कैसे रखना भाई, b छोटा वाला पार्ट ऊपर है, a बड़ा वाला पार्ट नीचे। ये वाली लिप्स के लिए अलग हो जाएगा, वो भी लिखवाऊंगा, पहले नॉर्मल इस पे देख लो।
और हमारा दूसरा वाला रहेगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज फॉर व्हेन ए इज लेस देन बी। जो पार्ट बड़ा है ना पहले उसके ऊपर काम करना है। वर्टेक्स इसके भी 4 रहेंगे जी, प्लस माइनस ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस बी। वर्टेक्स सेम रहेंगे दोनों में। आपका क्या चेंज हो जाता है जी? फोकस चेंज हो जाता है। आपका यहाँ पर फोकस क्या रहेगा जी? 0 कॉमा प्लस माइनस बी इंटू ई। आपके डायरेक्ट ट्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं जी। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। और आपका इसके लिए इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कैसे याद रखना है? देखो a इज ग्रेटर देन b, a डिनोमिनेटर में था, b न्यूमरेटर में था। a इज लेस देन b, अब a न्यूमरेटर में है और b डिनोमिनेटर में है। जो बड़ा है उसको नीचे लेकर जाओ। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो बोला है वो ये इस टाइप का एलिप्स है। ये उसका मेजर एक्सिस है, ये उसका माइनर एक्सिस है। फोकस इसके ऊपर है, डायरेक्ट्राइसिस ये वाले रहे वर्टिकल लाइन से, इसलिए इसके डायरेक्ट्रिक्स सिर्फ एक्स की टर्म में। ये कौन सा वाला एलिप्स है? ये वाला एलिप्स है। ये उसका माइनर एक्सिस है, ये उसका मेजर एक्सिस है। इसके फोकस इधर है और इसके डायरेक्ट्राइसिस ऐसे है। ये समझ में आ गया एवरीवन? इसेंट्रिसिटी चेंज, एलिप्स चेंज। आपका ए अगर फिक्स है, आपको ए का वैल्यू अगर पता है, ई जैसे जैसे चेंज करोगे आपको बी का वैल्यू अलग अलग मिलता हुआ चलेगा। ठीक है, आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। कल हम शुरुआत करेंगे जी फोकल डिस्टेंस, ऑर्डिनेट्स, डबल ऑर्डिनेट्स। और ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस के थ्रू जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं? लेटस रेक्टम बुलाते हैं। पैराबोला में एक फोकस था इसलिए लेटस रेक्टम एक ही था। यहाँ पर कितने फोकस है? 2 है, तो यहाँ पर लेटस रेक्टम भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है, कल हम वहां से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट गेट फैमिलियर विद दिस पार्ट ओनली। ठीक है, याद रखना काफी इजी है। जब भी ई हमारे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको ई जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है आपको कौन मिल रहा है? फोकस मिल रहा है। और ई से आप जब भी डिवाइड कर रहे हो आपको कौन मिल रहा है? डायरेक्ट्रिक्स मिल रहा है। फोकस क्या था हमारा डेफिनेशन के अंदर? फिक्स पॉइंट था। और डायरेक्ट्रिक्स क्या था जी हमारा इक्वेशन के अंदर? फिक्स लाइन था। तो बेसिकली पॉइंट के लिए इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करना है और लाइन के लिए इसेंट्रिसिटी से डिवाइड करना है। आगे जाके आपको ये हाइपरबोला के लिए भी सेम ही दिखेगा। फोकस के साथ हमेशा इसेंट्रिसिटी को हम मल्टीप्लाई ही करते हैं और डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमेशा इसेंट्रिसिटी से हम डिवाइड ही करने वाले हैं। ये क्लियर है?